नमस्कार। आज हमारे साथ गीता माणेक जी हैं, जिनको महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से गीता माणेक पुरस्कार दिया गया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गीता जी, आप यहाँ आई, आपका शुक्रिया। और हम जानना चाहेंगे कि हमारे जो हिंदी साहित्य अकादमी के या वैसे भी जानने समझने वाले लोग हैं साहित्य को, कि ये जो लेखन कार्य है वो आपने कब से शुरू किया? देखिए, मुझे लिखने में तो बहुत बचपन से रुचि थी, ऐसा मैं कह सकती हूँ, क्योंकि स्कूल में जब पूछते हैं कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, तब मैं यही जवाब देती थी कि मुझे एक लेखक बनना है। ये पहला जवाब है, आप इस तरह, वरना लोग डॉक्टर, इंजीनियर और वकील, और सबसे बड़ा जवाब ये देते कि मुझे बहुत पैसा कमाना। तो सबसे बड़ा आपने मतलब लेखक यानी कि क्रिएटर जी, तो वो बहुत अच्छा काम आपने किया। मतलब गुजराती होने के बावजूद मैंने ये जवाब दिया था। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो और गुजराती में आपने बहुत सारा लेखन किया। एक आनंदीबाई जोशी जिसका आपका जिक्र किया, बहुत महत्वपूर्ण काम आपने किया। वो कौन सा नाटक? जी, उस नाटक का नाम है डॉक्टर आनंदीबाई लाइक कमेंट शेयर। वो नाटक है भारत की सबसे पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी के जीवन पर आधारित है। पर जैसे कि आप उसके नाम से समझ सकते हैं कि उसमें इस तरह से लिखा गया है कि आज की जो पीढ़ी है, यंगस्टर्स है या हम लोग जो है, वो उस बात से रिलेट कर पाए, क्योंकि उन्होंने जो संघर्ष किया वो आज भी इतना ही महिलाओं के लिए रेलेवेंट है, और खासकर उस फील्ड में। जी, हर एक फील्ड में आप देखिए तो महिलाओं को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। समाज हमारा इस तरह का है, माहौल इस तरह का है। और यहाँ पे अगेन सिर्फ महिला की बात नहीं है, एक व्यक्ति, आप देख, मैं इस फेमिनिस्ट या ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हर एक व्यक्ति, जैसे उसका नाम है लाइक कमेंट शेयर, आज के सोशल मीडिया वर्ल्ड में हम सबको लाइक्स चाहिए, तो वो पुरुष हो या स्त्री, सबकी मानसिकता एक ही है। और उस जमाने में भी हमें, मतलब जो भी था, स्त्री था या पुरुष थे, तो उन्हें भी समाज की लाइक्स चाहिए थी, हालांकि सोशल मीडिया नहीं था, पर वो जो ह्यूमन नेचर है वो तो वही का वही है। तो उसको हर एक इंसान की बात है, उसमें एक इंसान के संघर्ष की बात है, एक महिला के संघर्ष की बात है। और जो लीक से हट करके कुछ नया करना चाहे तो उसमें ज्यादा संघर्ष होता है निश्चित रूप से, और उसको अगर लाइक नहीं किया गया है तो कहीं से वो नया काम भी बाहर रह जाता है। और दूसरी उस नाटक में जो मैंने बात कही है कि एक मिथ है, लोगों के मन में ऐसी धारणा है कि जो आनंदीबाई थी वो डॉक्टर बनी उनके पति की वजह से, हालांकि हकीकत ये है कि पति के होने के बावजूद वो डॉक्टर बनी। तो ये मैंने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च भी किया, और मैंने ये पूरा नाटक इस तरह से लिखा कि आज का इंसान भी उसके साथ रिलेट कर पाए। उसमें सिर्फ आनंदीबाई की लाइफ स्टोरी कि उन्होंने ऐसा किया, ऐसा नहीं है एक, और इसीलिए वो इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में भी उसका मंचन हुआ, हमें बुलाया गया। और 4 भाषा, मेरी मातृभाषा गुजराती है, तो गुजराती, हिंदी, मराठी और इंग्लिश, मतलब आज के बच्चे जो बोलते हैं भाषा, वो भाषा में, मतलब 4 भाषाओं में ये नाटक हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है। आनंदीबाई जोशी जी की बात गीता जी ने की है। बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरोज रहे हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने समाज निर्माण में, भारत निर्माण में बहुत बड़ा योगदान किया। वो कहीं नीचे पड़े रह गए थे, अब ऐसा मौका है कि वो फाइल धीरे धीरे निकल रही है, ऐसे व्यक्तित्व हमारे सामने आ रहे हैं। फिर हमें समझ में आता कि भारत निर्माण कितना बड़ा काम था, किन किन लोगों ने उसमें योगदान दिया है, विशेषकर महिलाओं के ऐसे चरित्र का सामने आना। क्योंकि ऐसा नहीं कि आनंदीबाई जोशी कल की है, वो पहले भी थी, लेकिन बात आज हम कर पा रहे हैं, वो फाइल आज निकल कर आ रही है। ऐसे बहुत सारे चरित्र हैं, रानी दुर्गावती की बात हो, या फिर मैंने दुर्गा भाभी पे भी एक प्ले लिखा। तो अब लोग ऐसा काम कर रहे हैं। वहां से हम आगे बढ़ते हुए जिस कृति के लिए आपको पुरस्कार मिला है, सरदार द गेम चेंजर जी, और ये जो नॉवेल आपने लिखा है उसके आगे लिखा है कि
डॉक्यूमेंट्री बेस्ड यानी कि डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल में आपने लिखा है जी तो इसकी क्या विशेषता है, और इसमें ये भी एक संघर्ष की कहानी है, बहुत लंबे संघर्ष की है, और गेम चेंजर यानी कि भारतीय सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य चेंज करने में जिन व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ रहा है, इसलिए उनको लौह पुरुष कहा गया है। जी तो इसके बारे में आपका अध्ययन और एक जानकारी आप लोगों को दें। हाँ, एक तो मैं पहले ये स्पष्टता करना चाहूँगी कि ये सरदार द गेम चेंजर उनकी जीवनी नहीं है। चलिए, स्पष्ट हो गया उनकी जीवनी नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारी पढ़ चुके होंगे। हाँ, ये ना उनके जीवन के मतलब 1946 से लेके 1950 अराउंड 3.5-4 साल के उनके जीवन काल की बात है। ये उनके जीवन काल की बात है ऐसा कहने के बजाय मैं कहूँगी कि आज हम जिस भारत में रह रहे हैं, अखंड भारत में हम रह रहे हैं, वो उनकी वजह से है, ये हम सब जानते हैं। पर उन्होंने ये काम कैसे किया, कौन सी चैलेंजेस उनके सामने आई और उन्होंने उसे कैसे टैकल किया, ये बात मैं दावे से कह सकती हूँ कि जब मैंने ये किताब मेरी आई तब शायद 2 या 3 किताब ही थी, मेरे ध्यान में तो एक ही किताब है जो वीपी मेनन ने लिखी थी, पर वो काफ़ी एकेडमिक किताब है जो कि एक आम इंसान को पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, वो एक बोरिंग सी लग सकती है, क्योंकि वो हिस्ट्री और वीपी मेनन एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो उन्होंने उस तरह से उसे लिखा है। पर ये मेरी जो किताब है, 75 साल से जो बात नहीं कही गई थी, हाँ, ये यूनिफिकेशन के बारे में, विलीनीकरण के बारे में, 565 रियासतों को भारत में शामिल किया सरदार पटेल ने। इसके लिए पूरी दुनिया उनको मानती है। इसलिए रशियन जो एक हिस्टोरियन है निकोलस बुगलाई, उन्होंने तो कहा कि आप हिंदुस्तानी कितने गजब के लोग हैं कि एक भी राजा को ख़त्म किए बिना हमने 565 रियासतों को शामिल किया। आप विश्व का इतिहास देखेंगे तो किसी भी देश ने दूसरे देश पे या राज्य पे, अब देखो हैदराबाद एक देश जितना ही बड़ा था, मतलब ऑलमोस्ट ब्रिटेन जितना ही बड़ा वो राज्य था, तो वो राज्य नहीं, एक देश ही हम समझ सकते हैं, और वो इंडिपेंडेंट था। तो ऐसे कितने सारे जो रियासतें थी उनको सरदार ने भारत में विलीन किया। और आप देखेंगे विश्व का इतिहास जो मैं बात कर रही थी, किसी भी देश ने दूसरे देश को जब हस्तगत किया है, कब्जा किया है, तो वहाँ के राजा को ख़त्म किया है। भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने 565, आई रिपीट, 565 से भी ज़्यादा रियासतों को शामिल किया, पर एक भी राजा को ख़त्म नहीं किया है। तो उसमें उन्होंने शाम, दाम, दंड, भेद का कैसे इस्तेमाल किया, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई, कैसे कैसे चुनौतियाँ उनके सामने आई, और ये एक्चुअली स्कूल में, कॉलेजेस में हमें कभी बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया। ये इतिहास तो उसको मैंने उपन्यास के फॉर्म में लिखा है। जब ये सीरियलाइज, पहले मैंने गुजराती में लिखा, तो न्यूज़पेपर मिड डे में जब सीरियलाइज हुआ, तब मुझे स्टूडेंट्स के ईमेल आते थे कि हिस्ट्री को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से क्यों नहीं बताया जाता है। तो मुझे लगता है कि इसकी यूएसपी ये भी है कि इसमें इतिहास होने के बावजूद एक उसको वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बना है, और इसीलिए उसके ऊपर से इसको कह सकते हैं कि इतिहासकार जब साहित्यकार से मिलता है तो कुछ ऐसी कृति बन करके आती है जो पुरस्कृत होती है। ये बहुत बड़ा काम अगर सरदार जी ने जो किया था, फिर आपने किया है कि 565 रियासतों को बिना किसी मार धाड़ के, हाँ, 2 ही छोटे मिलिट्री एक्शन हुए थे, हाँ, वो तो सामान्य करने भी चाहिए, वो मिला दिया। तो ये आज की पीढ़ी को ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके जाने अगर आप कुछ भी बातें करते हैं तो बेफजूल की बातें हैं। तो इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं, ऐसी पुस्तक के लिए। और साहित्य अकादमी, मैंने इसके लिए ऑलमोस्ट 4.5 साल रिसर्च किया है। ये होता है कि अच्छी पुस्तक और ज़रूरी पुस्तक जब सामने आए तो उसके पीछे का कितना बड़ा गहन अध्ययन होता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पुस्तक लिखी इस बात के लिए, और हमारे यहाँ आपने बातचीत। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।